से। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें भयंकर बारूदी आग है और रूसी हमलों से यूक्रेन में बेहिसाब तबाही है। रूस ने यूक्रेन पर साल का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। यह अटैक तब है जब युद्ध में शांति लाने के लिए ट्रंप पुतिन के साथ अलास्का समिट कर चुके हैं। जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स को एक साथ व्हाइट हाउस में बिठाकर बात कर चुके हैं। अमेरिका की ओर से युद्ध में शांति की पहल को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में रूस के इस हमले का क्या मतलब है? क्या ट्रंप की सारी कोशिशें बेमानी साबित हो रही हैं? वैसे जानकार इस भीषण हमले के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। हम आपको ट्रंप पर लग रहे इस नए आरोप के बारे में तथ्यों के साथ बताएंगे। पुतिन के साथ ट्रंप के सबसे बड़े छल की कहानी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रूस के विध्वंसक हमलों की डिटेलिंग। रूस ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन की बारिश कर दी। रूस ने यूक्रेन पर 40 घातक मिसाइलों की बौछार कर दी। रूस ने यूक्रेन पर कुल मिलाकर 614 हवाई हमले किए हैं, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के अंदर। यूक्रेनी फोर्स की माने तो यह ड्रोन हमला साल का तीसरा सबसे बड़ा था, जबकि मिसाइल हमला साल का 8वां सबसे बड़ा अटैक था। ज्यादातर हमले देश के पश्चिमी इलाकों को टारगेट करके किए गए। रूस ने चुन चुनकर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में भी घातक हमले किए। ये वो इलाके थे जहां पर पश्चिम के सहयोगी देश यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचाते थे। लेकिन रूस ने इन सभी जगहों पर बारूदी आग लगाकर यूक्रेन की फिक्र बढ़ा दी। इन हमलों में तबाही को देखकर जेलेंस्की को यह कहना पड़ा कि मानो इतनी बैठकों के बाद भी कुछ बदल ही नहीं रहा हो। सवाल यह है कि जब युद्ध खत्म कराने के लिए कीव से लेकर मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी तक बैठकों का दौर चल रहा है, तब वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला कर दिया? पुतिन ने इसके बाद यूक्रेन में तबाही का मन बना लिया। वो कौन सा टिपिंग पॉइंट था? यह जानकारी देने से पहले आपको रूसी हमलों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यह यूक्रेन पर रात को हुए रूसी हमलों का सबसे भयावह वीडियो है। इस अटैक से कीव के अंदर 20 से ज्यादा बार विस्फोट होने की खबर आई। रात में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी। यूक्रेन के आसमान में रूसी ड्रोन के उड़ने के वीडियो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुए। यूक्रेनी आसमान में 130 जेरान ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया। कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे कई शहरों में भी ड्रोन हमले से विस्फोट की खबरें हैं। रूस ने यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोविस्क रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक किया है। रूसी ड्रोन हमले से पूरे क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। कुछ दिन पहले रूसी रोस्टोव रिफाइनरी पर हुए हमले का यूक्रेन से बदला लिया गया है। रूस ने नेप्रोपेट्रोविस्क रिफाइनरी के अलावा ओडेसा के ट्राइटन ऑयल डिपो पर भी हमला किया था। इजमाइल ऑयल डिपो पर भी 30 से ज्यादा बार ड्रोन अटैक किए गए थे। हमले के बाद इस ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। यूक्रेन का सबसे बड़ा ऑयल ठिकाना तबाह हो गया। रूस ने यूक्रेन पर आसमान के अलावा समंदर से भी भीषण अटैक किया। रूस के अजोव और ब्लैक सी फ्लीट का एक्शन दिखा है। रूसी युद्धपोतों ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागकर कहर बरपा दिया है। रूस ने ड्रोन के अलावा मिसाइलों से भी हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर 12 KH-101 क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। इसके लिए रूस ने 2 तुपोलेव 95 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया। इन बम वर्षक विमानों ने रूस के सारातोव ओब्लास्ट बेस से उड़ान भरी थी। रूस ने 12 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी। ये ब्लैक सी से तैनात वॉरवाशनिक क्लास सबमरीन और एडमिरल माकारोव युद्धपोत से दागी गई थी। रूस ने 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन पर प्रहार किया। इसके लिए 4 मिग-31 के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। रूस ने इन मिग-31 के फाइटर जेट से लिपित्स्क ओब्लास्ट बेस पे उड़ान भरी थी। इसके अलावा रूस ने कल यूक्रेन में एक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी थी, जो कि क्रीमिया से लॉन्च की गई थी। इंटरसेप्शन रेट्स के बारे में अगर जानकारी सामने आई हो, उसके अलावा उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि यूक्रेनी फोर्स ने कीव पर 2 KH-101 मिसाइल को मार गिराया था। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो हमने शुरुआत में उठाया। प्रश्न यह है कि युद्ध में शांति के प्रयासों के बीच पुतिन ने यूक्रेन में विनाश क्यों ला दिया? तो इसका जवाब जानने के लिए ट्रंप के एक बड़े फैसले और रूस के तेल ठिकानों पर हुए हमलों के बारे में जानना होगा। जेलेंस्की पुतिन में वार्ता होने की संभावना से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को बड़ा मेजर तरीके से टारगेट किया है। रोस्टोव रीजन में रूस के नोवोशाख्तिस्क
ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। इस रिफाइनरी से रूस का ज्यादातर तेल निर्यात होता है। यहां तेल का सालाना प्रोडक्शन क्षमता जो है वो 5 मिलियन मैट्रिक टन है। यूक्रेन रूस के ऐसे ही कई तेल ठिकानों पर बीते कुछ दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अगस्त में रूस को इस तरह की 3 बड़ी रिफाइनरियों को बंद करना पड़ा। वहीं 3.5 साल के युद्ध की बात करें तो यूक्रेन ने रूस की अब तक 81 ऑयल रिफाइनरियों को टारगेट किया है। यही वजह है कि रूस की 13.5% ऑयल कैपेसिटी तबाह हो चुकी है। इन हमलों के कारण साल की शुरुआत से अब तक रूसी तेल करीब 49% महंगा हो चुका है। क्रीमिया में पेट्रोल 70 रुपए लीटर मिल रहा है। कई जगहों पर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। यूक्रेन रूस को एक तरफ आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से सुरक्षा गारंटी पाकर रूस की चिंताएं कई गुना बढ़ा दी। आप इसे पुतिन से ट्रंप का डबल गेम भी कह सकते हैं। सुरक्षा गारंटी का मतलब है, अमेरिकी मीडिया ने इसको खुल के बताया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि यूरोप के 10 देश अब यूक्रेन में अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। अमेरिका यूक्रेन को हथियार नहीं देगा। अमेरिका यूरोप को हथियार बेचेगा। यूरोप चाहे तो यूक्रेन को हथियार दे सकता है। ट्रंप ने ये फैसले निश्चित ही पुतिन के दबाव में लिए होंगे। लेकिन यूक्रेन में नेटो देशों की सेनाएं होने का मतलब रूस अच्छी तरह से समझ रहा है। यही वजह है कि पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है, यूक्रेन में नेटो सैनिक स्वीकार नहीं है। सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि रूस को भी सुरक्षा गारंटी दी जानी चाहिए। उन्होंने चीन को भी गारंटर बनाने की मांग कर दी है। अलास्का समिट के बाद रूस का यह बहुत कड़ा रुख काफी कुछ कह रहा है। रूस की इस नाराजगी का असर युद्ध क्षेत्र में दिख रहा है। पूरा यूक्रेन पुतिन के बारूदी ताप से जल रहा है। फिक्र में अब बात करते हैं पाकिस्तान की टेरर फिल्म के सुपर हीरो मसूद अजहर की। वही मसूद अजहर जो पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री का सीईओ और फंड रेजर है। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना को वहां की सरकार अपना रोल मॉडल मानती है और अब वो पाकिस्तान की जनता के लिए जन्नत का प्री बुकिंग वाली नई स्कीम लेकर आया है। स्कीम का नाम है डिजिटल जिहाद। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके ट्रेनिंग कैंप्स और उसके मुख्यालय सब खत्म कर दिए थे। लेकिन अब उसी मलबों पर मसूद अजहर अपनी आतंकी इमारत को फिर से खड़ा कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी जनता को जन्नत में प्लॉट खरीदने का ख्वाब दिखा रहा है। इसके लिए मसूद अजहर ने एक ऑनलाइन पेमेंट कैंपेन चलाया है। इस कैंपेन की डिटेल उसके लेटर हेड में भी छापी गई है, जिसे लोगों को बांटा जा रहा है। बस 2 मिनट के लिए होल्ड करिए। यह मसूद अजहर का लेटर हेड है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का यह मानना है कि मसूद अजहर शायद जिंदा ही नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद से उसका कोई भी ऑडियो वीडियो टुगेदर टेप आया ही नहीं। तो मसूद अजहर का लेटर हेड आया है। लेटर हेड जब भारत ने हमला किया था तब भी लेटर हेड आया था। खैर, मसूद के लेटर हेड में लिखा है, हमने 313 मरकज बनाने का मिशन शुरू कर दिया है। 152 मरकज बनाने का मिशन पूरा हो चुका है। एक मरकज बनाने की लागत 1 करोड़ रुपए है। मरकज बनाने में मदद करें, जन्नत में अपना घर बनाएं। यानी मसूद अजहर ने पाकिस्तान की जनता के लिए जन्नत का प्री बुकिंग जो है वो शुरू कर दी है। इसके लिए उन्हें मसूद का दिया गया QR कोड स्कैन करना होगा। आपको बता दें कि मरकज अरबी भाषा का शब्द है, जिसका उपयोग किसी गतिविधि या संगठन के केंद्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। मसूद ने अपने लेटर हेड में जिस मरकज का जिक्र किया है वो उसकी आतंकी गतिविधियों का केंद्र है। सोचिए पाकिस्तान में आतंकियों के हौसले कितने बुलंद हैं। FATF की तलवार सिर पर लटक रही है, लेकिन फिर भी मसूद अजहर खुल्लम खुल्ला टेरर कैंप के लिए पैसे जुटा रहा है। FATF को जब इस प्लानिंग की डिटेल मिलेगी तो पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाना तय है। लेकिन पाकिस्तान मसूद अजहर को शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। वहां की सरकार और सेना दोनों उसकी फंडिंग में साझेदार हैं। अपने ठिकानों की मरम्मत के लिए मसूद अजहर ने 391 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। अब तक मिली रकम का 80% पैसा डिजिटल वॉलेट से आ रहा है।
मसूद के इस डिजिटल जिहाद में 250 से ज्यादा ई वॉलेट्स एक्टिव हैं। इनके जरिए पैसा सीधे मसूद से जुड़े लोगों के खातों में जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक अकाउंट मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ के नाम पर है, जबकि दूसरा अकाउंट उसके बेटे अब्दुल्ला अजहर के नाम पर है। इन डिजिटल वॉलेट्स को मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है। जिन नंबरों से इन ई वॉलेट्स को जोड़ा गया है वो नंबर भी जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। जैश ए मोहम्मद हर 3 से 4 महीने में इन वॉलेट्स को बदल देता है। बड़ी रकम को पहले मुख्य वॉलेट्स में जमा किया जाता है, फिर उसे 10 से 15 छोटे वॉलेट्स में बांट दिया जाता है। जैश से जुड़े कुछ दूसरे संगठन भी मसूद के इस ऑनलाइन चंदा अभियान से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जैश कमांडर पाकिस्तान की मस्जिदों में नगद चंदा इकट्ठा करते थे, लेकिन अब मसूद ऑनलाइन चंदा जुटाने के लिए मजबूर हुआ है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब मसूद ने अपने आतंकी मंसूबों के लिए लोगों से पैसे मांगे हो, लेकिन डिजिटल पेमेंट वाला तरीका पहली बार अपनाया है, या यूं कहें कि इस तरीके को वो अपनाने के लिए मजबूर हुआ है। खबर है कि आतंकी मसूद के तमाम बैंक खातों पर FATF की पैनी नजर बनी हुई थी, जिसे देखकर पुराने तरीकों से चंदा जुटाना उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। इसीलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मसूद अजहर को ऑनलाइन फंडिंग वाली तरकीब बताई, ताकि डिजिटल पेमेंट के जरिए वो FATF की नजरों से बचा रहे। मसूद का यह नया फंडिंग नेटवर्क FATF की निगरानी से बचने का ही तरीका है, क्योंकि डिजिटल वॉलेट्स पर ना तो स्विफ्ट और ना ही बैंकिंग सिस्टम की नजर होती है। यही वजह है कि इसे डिजिटल हवाला कहा जा रहा है। यानी मसूद का आतंक वाला फैमिली बिजनेस अब खुलेआम पाकिस्तान की जनता के पैसों से फल फूल रहा है। जैश ए मोहम्मद ने इस फंड रेजिंग अभियान के लिए इजी पैसा और सदापे जैसे पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल किया है, जो बैंक खातों से अलग काम करते हैं। ये वॉलेट्स वॉलेट टू वॉलेट और वॉलेट टू कैश लेन देन की सुविधा देते हैं, जिससे FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मसूद अजहर आतंकी मरकज के लिए चंदा उगाही कर रहा है, तो मुनीर पूर्वी पाकिस्तान का ख्वाब देख रहा है। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, जो कभी पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। लेकिन अब उसी अस्तित्व पर मुनीर की गिद्ध दृष्टि है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। हाल में अपने अमेरिका दौरे पर उन्होंने यह प्रस्ताव ट्रंप के सामने रखा। अमेरिका को बांग्लादेश के बदले डील ऑफर की गई। सवाल है कि क्या मुनीर के लिए यह इतना आसान है? अमेरिकी मदद मिल गई तो भी क्या बांग्लादेश की जनता इसके लिए तैयार हो जाएगी? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की राह में बड़े कांटे हैं और मुनीर ये सब जानते हैं। इसीलिए काम सीक्रेट तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। मुनीर का यही खुफिया प्रोजेक्ट हम डिकोड करने वाले हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत के लिए यह रिपोर्ट कितनी चिंताजनक है। देखिए, पिछले साल 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश कई मोर्चों पर जूझ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हर फ्रंट पर विफल साबित हुई है। देश में उथल पुथल मची हुई है और इसी हलचल का पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है। असल में मुनीर अपने ग्रेटर पाकिस्तान वाले प्लान पर पिछले साल से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे वो ढाका में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहे हैं। इसी योजना के तहत ढाका में पाकिस्तानी सेना और ISI अफसरों की एंट्री दिलाई गई, जो अब काफी एक्टिव हो चुके हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश व्यापार बढ़ा रहा है, जिस पर शेख हसीना के कार्यकाल में काफी सख्ती थी। पिछले साल सितंबर और दिसंबर यानी 2 बार यूनुस पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं। भारत विरोध का एजेंडा चलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान को बांग्लादेश की सेना में मजबूत बनाया गया। जेल में बंद खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया गया, जिनमें अंसार उल्लाह बंगला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी भी शामिल हैं। मौत की सजा का इंतजार कर रहे जमात इस्लामी के अजरुल इस्लाम को मई 2025 में बरी कर दिया गया। ये वही अजरुल इस्लाम है जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था और युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ हाथ मिलाया था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता संविधान की जगह शरिया लागू करने का वादा कर रहे हैं। यानी बांग्लादेश में हर वो काम हो रहा है जो पाकिस्तान को एज देने वाला है। यूनुस सरकार में पाकिस्तानी समर्थक मजबूत हो रहे हैं। यही आगे चलकर मुनीर के ग्रेटर पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने में मदद करेंगे।
आईएसआई की साजिश यह है कि बांग्लादेश को आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और भारत विरोधी अभियानों का एपिसेंटर बनाया जाए। इससे वहां स्थिरता बढ़ती जाएगी और फिर पाकिस्तान ढाका को अपने रिमोट से कंट्रोल करेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसके सारे पैतरे फेल कर गए। बॉर्डर की साइड से कश्मीर पर भी वो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा है, और इस तरफ की बात करें तो पंजाब तो पूरी तरीके से उसके लिए लॉक्ड है। तो वो भारत के ईस्टर्न फ्रंट की ओर देख रहा है और इसीलिए बांग्लादेश उसके टारगेट पर है। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई का दूसरा टास्क गुरिल्ला सेना तैयार करना है, जिसके लिए वहां हथियारों की सप्लाई खोल दी गई है। मुनीर अपनी इन साजिशों में अब तक कामयाब रहे, उनकी हर चाल सही बैठ रही है, लेकिन पड़ोस में भारत जैसी शक्ति के रहते उनके अरमान पर पानी फिरना तय है। इसकी काट उन्हें डोनाल्ड ट्रंप में नजर आई। कहा जाता है कि हाल ही में जब वो अमेरिका गए तो ट्रंप के सामने उन्होंने बांग्लादेश पर कंट्रोल वाला अपना प्रस्ताव रखा, मदद के बदले एक डील ऑफर की। मुनीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में तेल की खोज के बदले ट्रंप से बांग्लादेश मांगा, जो इस्लामाबाद के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में। मुनीर ने ट्रंप को यह समझाया कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान के कंट्रोल से अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। मुनीर ने एक और फायदा गिनाया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि ऐसा होने से अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम कर सकता है। यानी मुनीर बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट के लिए ट्रंप से समर्थन मांग रहे हैं। वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा की जगह पाकिस्तान समर्थक अफसर भी चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए मुनीर अमेरिकी डीप स्टेट और CIA के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर तौर पर मुनीर की साजिश भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसमें बांग्लादेश का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। वहां कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान ने पूर्वी हिस्से पर अपना प्रभाव बहाल कर लिया तो इससे भारत का बड़ा हिस्सा अस्थिर हो सकता है। हालांकि विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि दोनों देशों का वैचारिक मिलन संभव नहीं। पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए बांग्लादेश ने लंबा संघर्ष किया था और हजारों लोगों की कुर्बानी दी थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के साथ 16 दिसंबर 1971 को यह अलग मुल्क बना। यह वो दौर था जब भारत की मदद से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज घुटनों पर आ गई थी, लेकिन 1971 वाला वो बांग्लादेश आज मुश्किलों में पड़ता दिख रहा है। अमेरिका और ढाका के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर मुनीर 1971 से पहले वाला पूर्वी पाकिस्तान बनाने के प्लान पर बढ़ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश भारत से डरा हुआ है। उसने देखा है कि सिर्फ 80 घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। फिक्र-ए-मबाज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, जिसकी शुरुआत एक खास टी पार्टी से होती है, चाय पार्टी से। तस्वीरें देखिए, आप ध्यान से देखिए। लोकसभा स्पीकर के आवास की अंदर की ये तस्वीरें इस राजनीतिक विवाद की पूरी कहानी कह रही हैं। तस्वीर में आपको पीएम मोदी दिख जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। ठीक बगल में चिराग पासवान समेत एनडीए के कई सांसद भी दिख जाएंगे, लेकिन विपक्ष का एक भी सांसद नजर नहीं आएगा। आप पूछेंगे कि उन्हें क्यों आना चाहिए, तो ट्रेडिशन बताते हैं। बरसों से चली आ रही राजनीतिक परंपरा वाली बात यह आपको जरूर जाननी चाहिए। असल में आज संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन था। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। इस मौके पर परंपरा रही है कि लोकसभा के स्पीकर अपने आवास पर पक्ष विपक्ष के फ्लोर लीडर्स को चाय पार्टी पर बुलाते हैं। हर सत्र के समापन के बाद स्पीकर सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ चाय पर बैठक करके औपचारिक रूप से धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बार की चाय पार्टी में विपक्ष के फ्लोर लीडर्स शामिल नहीं हुए। विपक्ष ने स्पीकर की इस टी पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। यानी संसद के अंदर तो छोड़िए, बाहर भी पक्ष विपक्ष में गतिरोध साफ दिखा। हालांकि इस टी पार्टी को पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिल पारित होने पर सबको बधाई दी। इसी बहाने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष बड़े बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वे लोग केवल बाधा डालने में लगे रहे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष में, खासकर कांग्रेस में, बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता।
इतना कहने के बाद ही उन्होंने राहुल गांधी पर चुभता हुआ तीर चलाया। बोले कि संभव है यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हों। पीएम मोदी के इस तंज पर राहुल गांधी का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी आज फिर से बिहार में है। वोट अधिकार यात्रा के 5वें दिन वो लखीसराय में जनता के बीच में थे। बात संसद के गतिरोध की हो रही है तो कल पेश हुए एक खास बिल पर जो गतिरोध बना वो आज भी कायम ही रहा। हम बात कर रहे हैं संविधान के 130वें संशोधन की, जिसे कल गृह मंत्री अमित शाह ने हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया था। उन्होंने इसे जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव भी रखा था। खबर है कि इस विधेयक को लेकर शीघ्र ही जेपीसी का गठन किया जाएगा। इस समिति का कार्यकाल आगामी सत्र यानी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक तय किया गया है, यानी करीब 3 महीनों के भीतर जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करनी होगी। चूंकि एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसीलिए इसे पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक होगा। फिलहाल मोदी सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं है। यही बात विपक्ष भी उठा रहा है और कह रहा है कि जब ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार के पास बहुमत ही नहीं है तो फिर किस मंशा से इस बिल को लाया गया है। कल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार की इसी मंशा पर आशंका जताते हुए एक बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि जेडीयू और टीडीपी जैसे एनडीए के सहयोगी दलों को कंट्रोल में रखा जा सके। विपक्ष ये सवाल कल से लगातार उठा रहा है और एनडीए के घटक दलों में शामिल जेडीयू और टीडीपी का रुख इस बिल को लेकर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस विधेयक को स्वागत योग्य बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इस मुद्दे पर पार्टी फोरम के भीतर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा नहीं हुई है। किसी भी निर्णय से पहले विस्तृत चर्चा होगी। जेडीयू का मानना है कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजकर सही किया है, क्योंकि इस प्रक्रिया से सभी सदस्यों को विधेयक की बारीकियों को पढ़ने और समझने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। बिल्कुल वेलकम स्टेप है ये बिल। लोगों का विश्वास थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम में हिल गया था कि इंडिया गठबंधन के ऐसे लोग जो जिनको जेल भेजा जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे, ये बिल आने से लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा दोबारा पॉलिटिकल लोगों के प्रति। ये तो कह रहे हैं कि आप ही लोग पे दबाव बनाने के लिए सरकार लाई है। नीतीश कुमार जी ईमानदार व्यक्तित्व के लोग हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार कई जगहों को सुशोभित किया है। ऐसे लोगों पर कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। वहीं टीडीपी ने अब तक इस विधेयक पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। टीडीपी सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से पार्टी के भीतर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायडू आज रात दिल्ली आ रहे हैं। कल उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात होगी। दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान इस विधेयक पर भी चर्चा होने की संभावना है। वैसे केंद्र सरकार का मानना है कि यह आवश्यक नहीं है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत हर विधेयक पास ही हो, लेकिन ऐसे प्रयासों से देश और समाज के सामने एक स्पष्ट संदेश अवश्य जाता है। सरकार का तर्क है कि इस विधेयक के माध्यम से ये साफ दिखेगा कि कौन सा दल भ्रष्टाचार को समर्थन करता है और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसीलिए केवल इस डर से कि संसद में पर्याप्त संख्या नहीं है, ऐसे बिल ना लाना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगा। यदि यह विधेयक पारित नहीं भी होता है तो भी देश के इतिहास में दर्ज होगा कि किस प्रकार एक सही मंशा से लाया गया बिल विपक्षी दलों द्वारा भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए रोका गया। वैसे संविधान संशोधन बिल पर जेडीयू और टीडीपी का रुख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बिल को लेकर कल संसद में हुए कागज फेक प्रदर्शन का पत्थर वाला एक्सटेंशन हो गया। ये एक्सटेंशन दिया है बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने, जो अक्सर विवादित डायलॉग को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है। अमित शाह की ओर कागज उछालने वाली कल की ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, हमने भी आपको दिखाई। लेकिन कंगना रनौत को कागज वाले इस प्रदर्शन में पत्थर वाली साजिश भी दिख रही है। कंगना रनौत ने कहा है कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह को पत्थर मारे गए। आश्चर्य की बात यह है कि ये पत्थर कंगना के अलावा और किसी को नहीं दिखे हैं।
और ना ही कोई इस तरह का बयान दे रहा है। आप कंगना की बात सुनिए और समझिए आखिर वो कहना क्या चाह रही हैं। जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूँगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज़्यादा वायलेंस जो का जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज़्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया। लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। कंगना फिल्म में अपने डायलॉग्स कैसे याद करती हैं? खैर, वैसे कंगना रनौत जिन पत्थरों की बात कर रही हैं वो कैसे पत्थर थे, किस एंगल से फेंके गए थे, किसने फेंके थे, क्यों फेंके थे, ये सब कुछ उनके ही दिमाग में लॉक है और ये रिसर्च का विषय भी है। इस बारे में कंगना रनौत चाहें तो रिसर्च कर सकती हैं और देश को विस्तार से इसके बारे में बता भी सकती हैं। खैर, फिक्र में अब हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है। ये वो लोग हैं जो किसी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान फैंटेसी एप्स पर 50 रुपए, 70 रुपए या 100 रुपए लगाते हैं इस उम्मीद में कि लाखों करोड़ों रुपए जीत जाएं, लेकिन वो रोज नुकसान ही उठाते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में शायद ऐसा ना हो और उसकी वजह है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट कल हमने आपको इसी शो में दिखाई थी। यह बिल देश में चल रहे बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स या फिर मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग एप्स का गेम ओवर कर सकता है। इसमें ड्रीम 11 के साथ साथ रमी और पोकर जैसे गेमिंग ऐप शामिल हैं। खास बात यह है कि कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी यह बिल पास हो चुका है। पिछले कुछ वर्ष में भारत में ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इन्हें बड़े बड़े नामी क्रिकेटर्स या फिर हस्तियां प्रमोट करती हैं। सिर्फ भारत में ड्रीम 11 ऐप के 22 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। इसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स की बाढ़ भी आ गई है। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेम्स इसलिए बंद करना ज़रूरी है क्योंकि इससे लोगों को न सिर्फ मानसिक नुकसान हो रहा है बल्कि आर्थिक नुकसान भी। कई बार लोग ऐसे गेम्स के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाली चिंता भी है। कुछ मामलों में धर्म परिवर्तन जैसी साजिश भी दिखी है, जबकि आर्थिक धोखाधड़ी तो सभी जानते हैं कि इसमें काफ़ी हो सकती है। इसीलिए सरकार का तर्क है कि समाज और परिवार का हित किसी गेम से ज़्यादा बड़ा है। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। इस बिल में ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा अथॉरिटी बना के। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है। ऑनलाइन मनी गेम्स के पीछे ताकतवर लोग हैं, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन भी करेंगे। लेकिन जब हमारे युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को बचाने का विषय आता है तो मोदी जी के लिए प्राथमिकता केवल और केवल मध्यम वर्ग के परिवार और युवा है, नौजवान है। आज ऑनलाइन गेमिंग पर हम आपको फिक्र की फैक्ट शीट भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस बिल का असर क्या होगा। ध्यान से देखेगा। एक अनुमान के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है और इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से ही आता है। मौजूदा वक्त में भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या
करीब करीब 59 करोड़ के आसपास है। और एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेम्स की वजह से भारत के लोगों को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान भी होता है। ऐसे में सरकार अब ऐसी नीति और नियत से काम कर रही है जिसमें लोगों को इस जाल में फंसने से बचाया जा सके। अब वो खबर जिसकी चर्चा तो बहुत कम है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स यानी अगली पीढ़ी के सुधारों की जरूरत बताई थी। उनके भाषण के एक हफ्ते के अंदर सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2 अनौपचारिक मंत्री समूह का गठन किया है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए ये ग्रुप बनाए गए हैं। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए बने मंत्री समूह की अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जबकि सामाजिक क्षेत्रों में सुधार वाले मंत्री समूह की अगुवाई राजनाथ सिंह कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने वाले समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत 13 सदस्य हैं, जबकि रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इसके संयोजक हैं। ये समूह वित्त, उद्योग, वाणिज्य और शासन समेत आर्थिक क्षेत्रों में विधायी और नीतिगत सुधार एजेंडा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले समूह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 18 सदस्य हैं। श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को संयोजक नियुक्त किया गया है। यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, आवास, श्रम, जन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधारों की संभावनाओं पर विचार विमर्श करेगा। दोनों मंत्री समूह को मासिक आधार पर सुधार गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। 3 महीने की अवधि के अंत में एक संगठित सुधार रोड मैप जमा करना होगा। दोनों ग्रुप अपनी जरूरत के अनुसार मंत्रियों, सचिवों और विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन मंत्री समूह की भूमिका केवल सलाह देने की नहीं होगी, कि सुधार योजनाओं को तैयार करने और उसे लागू करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसके बाद मंत्रियों के ये 2 समूह गठित किए गए। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे, वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। अगली खबर देश के सभी माता पिता की फिक्र बढ़ाने वाली है। ध्यान से देखिए, पेरेंट्स के लिए चिंता का ऐलान है। पिछले 3 दिनों में देश के 3 अलग अलग राज्यों से 3 ऐसे खबरें आई हैं जो माता पिता को सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि आखिर स्कूली बच्चे हिंसा वाली शिक्षा कहां से ले रहे हैं, उनकी मानसिकता हिंसक क्यों होती जा रही है। पहली घटना मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की है, जहां 12वीं के एक छात्र ने अपनी महिला टीचर को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। दूसरी घटना अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां 8वीं के एक छात्र ने 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। ऐसी ही एक चिंताजनक खबर उत्तराखंड के काशीपुर से आई है, जहां 9वीं के छात्र ने अपने टीचर को गोली मार दी। ये तीनों वारदात 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हुई हैं। अहमदाबाद मामले में काफी हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो चुकी है, लोग इस घटना से बेहद गुस्से में हैं। इसी बीच आज उत्तराखंड से आई खबर ने बच्चों में बढ़ती हिंसा वाली चिंता को और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल में अचानक अपने टीचर पर फायरिंग कर दी। ये छात्र अपने लंच बॉक्स में पिस्टल छिपा कर लाया था। गोली लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल है, गोली रीढ़ की हड्डी में फंस गई। बताया जा रहा है कि छात्र शिक्षक के थप्पड़ मारने से नाराज था। पुलिस से छात्र से पूछताछ कर रही है, यह जानने की कोशिश हो रही है कि छात्र पिस्टल कहां से लेकर आया था। सूचना मिली थी कि एक शिक्षक थे जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं और उन पे जानलेवा हमला हुआ था। तत्काल इस सूचना पे थाना प्रभारी सहित सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। चूँकि ये गंभीर मामला था और संवेदनशील मामला था, और वहाँ जा कर के बच्चों से पूछताछ के बाद और वहाँ के सीसीटीवी देखने के बाद जो चीज़ निकल के आई, उसमें एक स्टूडेंट के द्वारा ही
इस घटना को किया गया था। बाल अपचारी को हमारे द्वारा संरक्षण में लिया गया। आज उसको माननीय बोर्ड के समक्ष हम पेश भी कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान बच्चे ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, जिसमें कि जो वेपन था उसके स्रोत के बारे में बताया था, तो उस पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब बात करते हैं भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सफल मिशन के बाद आज दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में शुरुआती कुछ दिन कठिन थे। गुरुत्वाकर्षण के साथ फिर से तालमेल बिठाना एक चुनौती थी। शुभांशु ने कहा कि ये मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मिशन था। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द कोई भारतीय हमारे अपने कैप्सूल से, हमारे रॉकेट से हमारी धरती से अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में TV9 भारतवर्ष के एक सवाल के जवाब में शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री को अपनी टीम पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है और इसी तरह की यात्रा करने का अनुभव गगनयान जैसे मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा।